हेलो एवरीवन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग 18 जनवरी 2024 के चौथे शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज हमारा है वीडियो नंबर 8। तो चलिए वीडियो नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्लान आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग अनमिटिगेटेड बेसिक इशू कॉन्फ्रंटिंग फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट इन इंडिया। राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना ने भारत में वानिकी विकास से संबंधित निम्नलिखित में से किन बुनियादी समस्याओं की पहचान की है। राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना यानी नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्लान। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से पॉइंट है। पहला है प्रोलिफरेटिंग फॉरेस्ट फायर फ्रीक्वेंसी, बढ़ती हुई जंगल की आग की आवृत्ति। तो इसकी पहचान करना राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना के अंतर्गत है, तो फर्स्ट पॉइंट सही है। सेकंड पॉइंट है इम्प्रूव फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, वन उत्पादकता में सुधार, बिल्कुल सही है। थर्ड है एक्सपेंड फॉरेस्ट एरिया बाय ट्री प्लांटेशन ऑन नॉन फॉरेस्ट लैंड्स ओनली, केवल गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण करके वन क्षेत्र का विस्तार करना। यहाँ ये स्पेसिफिक नहीं है कि केवल गैर वन भूमि में, किसी भी भूमि में। दरअसल राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना का जो उद्देश्य है, जो इनकी महत्वपूर्ण कार्य है, वह है वन क्षेत्र का विस्तार। तो थर्ड पॉइंट सही है, लेकिन आंशिक रूप से सही है, लेकिन हम इसे गलत मानेंगे क्योंकि सिर्फ गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण नहीं है, सारे भूमि पर है। स्ट्रेंथन द फॉरेस्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, वन प्रबंधन ढांचे को मजबूत करना, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 4। सेकंड इसका राइट आंसर है 1, 2 एंड 4। अगला सवाल, सेक्शन 3 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित सवाल है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। सेक्शन 3 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज केवल हिंदी में पढ़ते हैं। 1963 के राजभाषा अधिनियम के धारा 3 संघ के लिए और संसद में उपयोग के लिए राजभाषा से संबंधित प्रावधान करती है। तो इसका सीधे आंसर ही बताते हैं, काफ़ी लंबा सवाल है। राजभाषा अधिनियम से संबंधित यह सवाल है, जिसमें कहा गया है कि राजभाषा अधिनियम में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के उपयोग के बारे में 1963 के राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के अनुसार निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला है केंद्र सरकार या किसी मंत्रालय द्वारा जारी या बनाए गए प्रस्ताव, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचना, अन्य रिपोर्ट या प्रेस विज्ञप्ति के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का उपयोग किया जाएगा, बिल्कुल सही है। संसद के किसी सदन के समक्ष रखी गई प्रशासनिक और अन्य रिपोर्टें जो है वह आधिकारिक कागज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे, यह भी सही है। थर्ड है केंद्र सरकार या किसी मंत्रालय की ओर से या उसके बिहाफ पर किए गए अनुबंध, समझौते, ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वह दोनों भाषा में होंगे, हिंदी और अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 एंड 3। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट धामेक स्तूप। धामेक स्तूप के बारे में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन धामेक स्तूप के बारे में सही है। पहला है द धामेक स्तूप इज द मोस्ट नोटिसेबल स्ट्रक्चर इन सारनाथ नियर वाराणसी। धामेक स्तूप सारनाथ वाराणसी के पास सबसे प्रमुख संरचना है, बिल्कुल सही है। धामेक स्तूप जो है वह वाराणसी के पास सारनाथ में है। इस स्तूप का आधार 42.6 मीटर व्यास का है और ऊंचाई 43.6 मीटर है, जो आंशिक रूप से पत्थर और आंशिक रूप से ईंट से बना हुआ है। द स्तूप इज 42.6 meter in diameter at the base and 43.6 meter in height, built partly of stone and partly of brick। तो इसका राइट आंसर है 1 and 2 दोनों, both 1 and 2 is the right answer। Consider the following statements about the origin of हुमायूं। हुमायूं के शासनकाल की शुरुआत के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। When Humayun came into power in 1530, the newly conquered territory and administration were not consolidated.
1530 में जब हुमायूं सत्ता में आए तो नवविजित क्षेत्र प्रशासनिक और संगठित नहीं थे। जो नए क्षेत्र जीते गए थे वो तो नए थे, उसका भी संगठन नहीं हुआ था। सेकेंड पॉइंट है, ही हैड टू फेस द अपोजिशन फ्रॉम द अदर सन्स ऑफ बाबर। हिज यंगर ब्रदर कामरान हैड टेकन होल्ड ऑफ द प्रीवियस ऑफ गुजरात ऑन द अदर। उसे बाबर के अन्य पुत्रों का विरोध झेलना पड़ा। उसके भाई कामरान ने गुजरात प्रांत पर कब्जा कर लिया था। सेकेंड पॉइंट भी सही है। थर्ड पॉइंट है, द अफगान एंड इंडियन लैंग्वेजेस शैल बी यूज्ड फॉर रिजोल्यूशन जनरल ऑर्डर रूल्स नोटिफिकेशन। ये तो हिंदी के बारे में पूछा गया है, तो थर्ड पॉइंट तो गलत है, लैंग्वेज के बारे में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल 1 एंड 2। 1 एंड 2 इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बाबर के बाद हुमायूं सत्ता में आया, और जिस समय हुमायूं आया था 1530 में, उस समय जितने भी नवविजित क्षेत्र जीते गए थे उसका भी प्रशासनिक संगठन नहीं हुआ था, वह सिर्फ जीतकर मिलाया गया था। साथ ही बाबर के अन्य पुत्रों का हुमायूं से संघर्ष भी छिटपुट तरीके से होने लगा। उसके भाई कामरान ने गुजरात पर कब्जा कर लिया था। बाबर ने अपने साम्राज्य को हुमायूं को कहा था कि वह मिल बांटकर प्रशासन चलाए, तो अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग भाइयों का प्रशासन हो गया, जिसके कारण इन्हें काफ़ी संघर्ष झेलना पड़ा। तो थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू इंडियन स्टेट एनर्जी ट्रांजिशन। भारतीय राज्यों की ऊर्जा संक्रमण 2023 IEFA EMBER द्वारा तैयार फरवरी 2023 में प्रकाशित के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है, कर्नाटक और गुजरात स्वच्छ बिजली की ओर परिवर्तन में तैयारी और प्रतिबद्धता के मामले में सबसे आगे हैं। कर्नाटक एंड गुजरात आर द इंडियन स्टेट मेकिंग द मोस्ट प्रोग्रेस इन ओवरऑल प्रीपेयर्डनेस एंड कमिटमेंट इन द ट्रांजिशन टू द क्लीन इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट सही है। सेकेंड है, द रिपोर्ट एनालाइज 16 इंडियन स्टेट विच टुगेदर अकाउंट फॉर 90% ऑफ द कंट्री एनुअल पावर रिक्वायरमेंट। रिपोर्ट में 16 राज्यों का विश्लेषण है जो मिलकर देश की 90% वार्षिक बिजली आवश्यकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। एंड थर्ड है, इट एनालाइज स्टेट अक्रॉस 5 डायमेंशन: decarbonization of the power system, decarbonization of the power system, readiness of the power system and policy and political commitment। यह रिपोर्ट 5 आयामों पर राज्यों का विश्लेषण करती है: बिजली प्रणाली की डिकार्बोनाइजेशन, बिजली प्रणाली की तैयारी, नीतियां और राजनीतिक प्रतिबद्धताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 तीनों पॉइंट सही है। याद रखिएगा, यह इंडियन स्टेट एनर्जी ट्रांसमिशन 2023 के रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विथ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करती है? तो भारत के साथ कितने ऐसे देश है जो कि स्थलीय सीमा साझा करती है? तो यह है 7 देश जिसकी स्थलीय सीमा भारत से मिलती है। कौन कौन है? इनमें है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और एक रह गया म्यांमार। तो यह 7 देश हैं जिसकी स्थलीय सीमा भारत के साथ साझा करती है। तो यहाँ पर डी तजाकिस्तान इन 7 राज्यों में से नहीं है। तजाकिस्तान जो है वह भारत का पड़ोसी नहीं है, यह अफगानिस्तान का पड़ोसी है। अफगानिस्तान के बीच इसकी सीमाएं साझा करती हैं। तजाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक कॉरिडोर है, काफ़ी चर्चित है, उसका नाम है वखान कॉरिडोर।
किसके बीच है? तजाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? भारत के पार्लियामेंट के अंग कौन कौन से हैं? तो इनके 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो यह हमारे पार्लियामेंट के अंग हैं। तो ऑब्वियस है राष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद। विधान परिषद यह संसद का अंग नहीं है, यह बल्कि यह विधानमंडल का अंग है, विधानमंडल का अंग है। क्लियर है? तो बी इसका राइट आंसर होगा। Who among the following is the 7th सिख गुरु? निम्नलिखित में से कौन 7वें सिख गुरु थे? ठीक है, ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद, गुरु हरकिशन, गुरु हर राय या गुरु तेग बहादुर। तो सिखों के जो 7वें गुरु हैं, 7वें गुरु, उनका नाम था गुरु हर राय। गुरु हर राय जो कि 1644 से 1661 तक इन्होंने सिखों का नेतृत्व किया। यह अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। इन्होंने काफ़ी समाज सेवा की है, औषधालय का निर्माण कराया, पर्यावरण संरक्षण के लिए बढ़ावा किया है और इन्होंने सिखों की रक्षा के लिए लगातार युद्ध के प्रयास को टालते रहे। युद्ध संघर्ष जितना कम से कम हो, इसके लिए इन्हें जाना जाता है, गुरु हर राय। नेक्स्ट है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज वाज वेरी नैरो एंड लार्जली कन्फाइंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? स्वतंत्रता के समय भारत में उद्योगों की विविधता बहुत सीमित थी और मुख्यतः यह निम्नलिखित तक सीमित थी। कौन कौन से हैं? पहला है कॉटन एंड टेक्सटाइल, कपास वस्त्र। सेकेंड पॉइंट है जूट। तो स्वतंत्रता के समय जो भारत का औद्योगिक ढांचा था वह मुख्य रूप से कपास वस्त्र और जूट उद्योग तक ही सीमित था। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। ब्रिटिश शासन के दौरान कच्चे माल का निर्यात और तैयार माल का आयातक होता था भारत, और मुख्य रूप से कपास वस्त्र और जूट वस्त्र का उस समय जूट वस्त्र ही उस समय उद्योग के रूप में जाने जाते थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंसर्टेड? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य आपको पता है पार्ट 4A के अंतर्गत जोड़ा गया था। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी अनुशंसा की थी, जिसके बाद मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान के 4A पार्ट 4A और अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। याद रखिएगा, पार्ट 4A और अनुच्छेद 51A। क्लियर है? ए इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर करेक्ट? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला सवाल है, पहला पॉइंट है, द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैड इट्स बिगनिंग इन 1918। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय 1918 से प्रारंभ है। सेकेंड पॉइंट है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट IC&AD। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारतीय लेखा और लेखा परीक्षण विभाग के प्रमुख हैं। सेकेंड पॉइंट हो गया। एंड थर्ड पॉइंट, द ऑफिस ऑफ द C&AG विथ इट्स हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली इज ए वास्ट ऑर्गेनाइजेशन बीइंग द सिंगल ऑडिट अथॉरिटी फॉर द सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट
and bodies substantially funded by them। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली में मुख्यालय सहित एक विशाल संगठन है जो केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों एवं उनसे वित्त पोषित निकायों का एकमात्र लेखा प्राधिकरण है। पॉइंट 4 है, C&AG was elected for the first time to the Board of Auditors of the UN with effect from July 1991। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को जुलाई 1991 से पहली बार संयुक्त राष्ट्र के ऑडिट बोर्ड में चुना गया। ठीक है, तो सबसे पहले C&AG के बारे में जानते हैं। जो CAG है वह भारत का एकमात्र लेखा प्राधिकरण है। ठीक है, एकमात्र लेखा यानी ऑडिट करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, लेखा प्राधिकरण है। हमारे संविधान के आर्टिकल 148 के बारे में 148 जो है C&AG के बारे में विस्तृत विवरण देता है। अब आते हैं क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन में कहा गया है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारतीय लेखा परीक्षण विभाग का प्रमुख है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षण विभाग का प्रमुख है। बिल्कुल सही है, सेकंड पॉइंट सही है। यहाँ नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय 1918 से प्रारंभ हुआ, बिल्कुल गलत। इसका ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आर्टिकल 148 के अंतर्गत इसे इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट सही है। थर्ड पॉइंट क्या है, यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली में है। यह विशाल संगठन है जो कि केंद्र और राज्यों का एकमात्र लेखा प्राधिकरण है। तो थर्ड पॉइंट भी सही है। फोर्थ में क्या कहा गया है कि C&AG परीक्षक को जुलाई 1991 से पहली बार संयुक्त राष्ट्र के ऑडिट बोर्ड में चुना गया। ये गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा केवल 2 और 3। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिस्क एसोसिएटेड विथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में हरित क्रांति के कार्यान्वयन से जुड़ा कौन सा जोखिम है। फर्स्ट पॉइंट है, एक्सटेंसिव फूड लॉसेस ड्यू टू इम्प्रॉपर एक्सपेक्टेड रेनफॉल एंड हाई फ्लड्स। अनुचित वर्षा और अधिक बाढ़ के कारण भारी खाद्य हानि। ठीक है, जोखिम के बारे में कहा गया है, तो यह बिल्कुल सही है। जो खाद्यान्न का नुकसान होता है वह प्राकृतिक आपदाओं या अत्यधिक बाढ़ इन सबों के कारण होता है। सेकंड पॉइंट है, HVB crops were also more prone to attack by pest and the farmer who adopted his technology could lose everything in a past attack। उच्च उपज वाली फसलें HVP कीट हमलों के प्रति अधिक संवेदनशील थी और इस तकनीक को अपनाने वाले किसान कीट हमले में अपना सब कुछ खो सकते थे। ठीक है, तो यह भी बिल्कुल सही है। जो हाई यील्ड वैरायटी के बीज होते थे वह अत्यधिक संवेदनशील होते थे। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ 1 और 2। डी इज द राइट आंसर। हु वाज द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? काफ़ी प्रसिद्ध है। ऑप्शन है मानसिंह, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा या टोडरमल। तो अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री या राजस्व मंत्री, यह टोडरमल था। टोडरमल ने भूमि सर्वेक्षण माप करवाया था। ठीक है, भूमि सर्वेक्षण कराया था, माप और जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, और 10 साला पद्धति लागू किया था। 10 साला प्रणाली को लागू किया था। तो डी इसका राइट आंसर है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन में बड़े प्रमाण शामिल होते हैं और प्रत्येक चरण परियोजना के समग्र प्रभाव को निर्धारित करने में सक्षम होते हैं।
निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मूल्यांकन के हर चरण में शामिल नहीं है? पहला पॉइंट है, अच्छा इंग्लिश है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इंक्लूड्स लार्ज अमाउंट ऑफ एविडेंस एंड ईच स्टेज इज कैपेबल ऑफ डिटरमाइनिंग द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एवरी स्टेज ऑफ इन्वायरमेंटल असेसमेंट. पहला है प्रारंभिक रिपोर्ट, इनिशियल रिपोर्ट. सेकेंड है इम्पैक्ट एनालिसिस, प्रभाव विश्लेषण, ठीक है. एंड थर्ड है स्क्रीनिंग, सी पॉइंट है स्क्रीनिंग. और फोर्थ पॉइंट है सार्वजनिक सहभागिता. तो क्वेश्चन में पूछा गया है पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA, ठीक है. इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसके अंतर्गत इसके जो चरण है उसमें कौन कौन शामिल है? तो इसमें है स्क्रीनिंग, प्रारंभिक रिपोर्ट, ठीक है, प्रभाव विश्लेषण. ये इनके चरण हैं, EIA के चरण हैं, ठीक है. सार्वजनिक सहभागिता जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है, इस चरण का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, बल्कि यह कुछ परियोजनाओं में यह शामिल होता है, कुछ विशेष परियोजना में यह शामिल होता है. तो यह नहीं होगा. इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा शामिल नहीं है, तो केवल डी होगा जो कि इसमें शामिल नहीं है, ठीक है. यहाँ यह कूट है वो गलत होगा, कूट का जरूरत नहीं है. तो सिर्फ सार्वजनिक सहभागिता इसमें शामिल नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट ग्रेट हिमालय. महान हिमालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालय आर सिमेट्रिकल इन नेचर. महान हिमालय की परतें सममित प्रकृति की हैं, ठीक है. यह हो नहीं सकता है. सममित कैसी होगी? उबड़ खाबड़ होगी, तो ये तो गलत है. सेकेंड पॉइंट है द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट. हिमालय के इस भाग का केंद्र ग्रेनाइट से बना हुआ है. ऑब्वियस है, यह भूगर्भीय दृष्टि से पुराना है और स्थिर है, तो यह इसका केंद्र जो है वह ग्रेनाइट से बना होगा, ठीक है. यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है जिसमें माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी चोटियां हैं. तो इसका राइट आंसर होगा केवल 2. ए इज द राइट आंसर, ठीक है. याद रखिएगा महान हिमालय में ही कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी चोटियां हैं. माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जो कि महान हिमालय में ही है. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. द 2 इथिकास और इपिक्स, 2 इतिहास या महाकाव्य. अच्छा, इसे मैच करना है तो मैच कीजिए. 2 इतिहास महाकाव्य कौन है? रामायण और महाभारत. फर्स्ट का डी. सेकंड है आगम है, वह पूजा पद्धति के ग्रंथ हैं, तो मैनुअल्स ऑफ वर्शिप पूजा के ग्रंथ हो गए ए. थर्ड है द धर्मशास्त्र में कौन कौन से होंगे? कानून और आचार संहिता के ग्रंथ यानी बी, ठीक है. और दर्शन में एकमात्र होगा फिलोसफिकल स्कूल्स, तो सी इसका राइट आंसर है. DABC इसका राइट आंसर होगा यानी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पंडित रमाबाई. पंडित रमाबाई के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए. फर्स्ट पॉइंट है सी एस्टेब्लिश्ड ए महिला आश्रम इन पुणे महाराष्ट्र. उन्होंने पुणे महाराष्ट्र में महिला आश्रम की स्थापना की थी. सही है, पंडित रमाबाई ने महिला आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? पुणे में. नेक्स्ट है इन 1890 सी स्टार्टेड शारदा सदन ए होम फॉर विडोज. 1890 में उन्होंने विधवाओं के लिए
शारदा सदन की शुरुआत की थी। यह भी पॉइंट सही है। थर्ड है, हर बुक टाइटल अमर जीवन इज द फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमेन। उनकी पुस्तक अमर जीवन एक भारतीय महिला के द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है। यह गलत है। यह जो पुस्तक है अमर जीवन जो है वह रास सुंदरी देवी की आत्मकथा है। किसकी है? याद रखिएगा, रास सुंदरी देवी की आत्मकथा है। यह पंडित रमाबाई की कथा नहीं है, तो थर्ड पॉइंट गलत होगा। फोर्थ है, शी फाउंडेड द मुक्ति मिशन। पंडित रमाबाई मुक्ति मिशन फॉर इमेंसिपेशन ऑफ विडो एंड मैरिज इन 1865 में उन्होंने मुक्ति मिशन, विधवाओं की मुक्ति और विवाह हेतु पंडित रमाबाई मिशन की शुरुआत की। तो मुक्ति मिशन की जो स्थापना हुई थी वह 1865 में नहीं बल्कि 1889 में हुई थी। तो फोर्थ पॉइंट भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा बी, 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओपन इकोनॉमी फॉरेक्स स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। मुक्त अर्थव्यवस्था के संदर्भ में फॉरेक्स का क्या अर्थ है? ऑप्शन है फॉरेन एक्सपेंडिचर रेशियो, फॉर्मल एक्सचेंज रेट, फॉर्मल एक्सपेंडिचर रेशियो या फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, आपको बताना है फॉरेक्स का। तो फॉरेक्स जो शब्द है, फॉरेक्स जो शब्द है वह फॉरेन एक्सचेंज का शॉर्ट रूप है। फॉरेन एक्सचेंज का शॉर्ट रूप है, यानी विदेशी मुद्राओं के साथ विनिमय। यह वैश्विक बाजार में विभिन्न देशों की मुद्राओं की खरीद बिक्री होती है फॉरेन एक्सचेंज में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, फॉरेन एक्सचेंज रेट। जो फॉरेक्स है वह विदेशी मुद्रा विनिमय दर का निर्धारण करता है। यह मुक्त अर्थव्यवस्था जो ओपन इकोनॉमी है उसका प्रमुख हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसकी काफ़ी सक्षमता है, यानी यह सक्षम है वैश्विक व्यापार के लिए। नेक्स्ट है, द आयरन एज इन नॉर्थ इंडिया इज आर्कियोलॉजिकली रिप्रेजेंटेड बाय assemblies that mainly contain which of the following particular pottery types। उत्तर भारत में लौह युग पुरातात्विक रूप से किस विशेष मृदुभांड प्रकार से प्रदर्शित होता है? पहला है पेंटेड ग्रेवेयर PGW यानी चित्रित धूसर मृदुभांड। सेकंड है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर NBPW उत्तरी काला पॉलिश हुआ मृदुभांड। तो आपको बताना है दो प्रकार के मृदुभांड है। तो उत्तर भारत के लौह युग का जो पुरातात्विक साक्ष्य है वह PGW का है, यानी पहला तो सही है। सेकंड पॉइंट क्या है? NBPW। इसका जो प्रयोग है वह लौह काल, जो क्वेश्चन में कहा गया लौह युग, यह उसके काल बाद के काल का है। NBPW का प्रयोग मौर्य काल में किया गया है, मौर्य काल में किया गया है, यानी सेकंड पॉइंट गलत है। इसका राइट आंसर होगा केवल 1, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ ए लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में स्थानीय सरकार के निम्नलिखित कार्यों पर विचार करें। पहला है इंश्योरिंग सेफ एंड कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई, सुरक्षित और निरंतर जल आपूर्ति सुनिश्चित करना। सेकंड है प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली उपलब्ध कराना। थर्ड है इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइब्रेरीज एंड रीडिंग रूम्स, पुस्तकालय और वाचनालय की स्थापना और रखरखाव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा केवल श्री। स्थानीय, भारत में स्थानीय सरकार के कार्य क्या हैं? तो यह है पुस्तकालय और वाचनालय की स्थापना और रखरखाव। बाकी सुरक्षित और निरंतर जल आपूर्ति, यह सब तो केंद्र और राज्य दोनों का काम है। ठीक है, जल आपूर्ति और बिजली आपूर्ति यह केंद्र और राज्य दोनों का काम है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। तो यह था IB के 18 जनवरी 2024 के
चौथे शिफ्ट के क्वेश्चन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।